सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस टारगेट सक्सेस। सो आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाने ही जाने हैं। ठीक है, अभी मॉक का रोल है नो डाउट, बट मैं कहूँगी लास्ट एग्जाम का टाइम जब रहता है, जैसे कल ही पेपर है, तो आप मॉक वगैरह न्यू क्वेश्चंस मत देखिए, आप पीवाईक्यू देख के जाइए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 पीवाईक्यूज़ हैं जो कि IBACIO के एग्जाम में लास्ट ईयर 2024 में शिफ्ट 4 में पूछे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक लगाया था जिसमें 2 क्वेश्चन गलत हुए, जिसमें भी 50-50 मुझे जो लग रहा था मेरी मिस्टेक की वजह से गलत हुआ। ऐसा होता है ना कभी कभी 50-50 लगता है और अपन चांस ले लेते हैं। सो 13 करेक्ट रहे हैं, 2 गलत रहे हैं और टाइम लिमिट इसमें बहुत अच्छा खासा रहता है, मतलब कुछ ही मिनट्स मिलते हैं, 7 मिनट्स आई थिंक इसमें दिया गया था टाइम लिमिट। और आज हम लोग ये स्ट्रेटेजी भी देखेंगे कि कैसे पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े भी हम लोग आंसर कर सकते हैं क्वेश्चंस को। अब आप बोलेंगे कि कैसे बता रहे हो मैम, क्वेश्चन तो ढंग से पढ़ना ही पड़ता है। नहीं, एलिमिनेशन मेथड आपको अपनानी पड़ेगी अगर आपको टाइम सेव करना है और मोस्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो, क्योंकि आपको फंसाने के लिए ही इतने बड़े बड़े क्वेश्चन डाले जाएंगे। 100 क्वेश्चन हैं, अपने को 1 घंटा मिलेगा जिसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और बड़े क्वेश्चन है ये SSC वाले क्वेश्चंस नहीं है कि चलो ठीक है एक बार हो जाए। इसमें पेपर नो डाउट बहुत टफ बनता है, इसलिए कट ऑफ इतनी कोई हाई नहीं जानी है। अगर आप के 15 आप कर रहे हो, 15 के 15 भी सही हो रहे हैं जीके में, तो यू आर गोइंग ग्रेट। ओके, सो आप नेक्स्ट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ये मेरा एफर्ट है, न्यू चैनल है, 7 सब्सक्राइबर्स ही हैं अभी तक। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई एफर्ट्स एंड अप्रिशिएट इट। So do comment and like my video and also share it with your friends, so वो लोग भी बेनिफिट पा सकें इस वीडियो का। ओके, और जिनके भी 16 को एग्जाम है उनके लिए मस्ट वॉच वीडियो है गाइज, सो आप देखिएगा। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 वॉज द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन रिबेलियन 1858 एंड ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फॉलोइंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 एंड। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, हमको पता है। अब फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं। वन सब में आ रहा है केवल सेकंड को छोड़ के, तो सेकंड हमने एलिमिनेट कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट मॉडल इंटो एक्ट ऑफ 1907। क्या 1907 में था? यहीं पे मुझे पता चल गया, नहीं 1909 में आया था, राइट। मॉडल मिंटो एक्ट कब आया था? ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट बोला था उसने मुस्लिम्स के लिए, बट 1909 में आया था, सन गलत है। तो अब देखिए, आपको पूरा आगे के 2 स्टेटमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और सेकंड को हमने एलिमिनेट कर दिया है, तो हमारा केवल केवल 4th ऑप्शन बचता है जिसमें सेकंड नहीं आता और यही सही आंसर है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। फिर भी आप एक बार देख लीजिए, जैसे कि एनालाइज वीडियो है तो आप देख सकते हैं। मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 इनिशिएटेड द डायरेक्टरी इंट्रोड्यूस करी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 इस्टेब्लिश ऑल इंडिया फेडरेशन इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, The preamble of the Indian Constitution was based on objective resolution. Yes, it is objective resolution के ऊपर बेस्ड था, पर क्या ये इस टाइम पे मतलब फर्स्ट तो हमारा सही हो जाएगा। ओके, सो नाइदर एक ही ऑप्शन और 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड को पढ़ते फटाफट से। द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जनवरी 1957। क्या ये सही है? नहीं, 57 नहीं था, 1947 22 जनवरी को नहीं अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था? ठीक है, स्टेटमेंट बी को देखिए। द प्रियम्बल वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन नवंबर 26 1949। क्योंकि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रियम्बल को लाया गया था। आज़ादी के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले लाया गया था, पर 1947 को नहीं लाया गया था। ठीक है, ये तो आज़ादी का टाइम था। जब कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? नवंबर में बना था, 26 नवंबर 1949 को बन के प्रिपेयर हो गया था, तैयार हो गया था, तो इस टाइम पे लाया गया था। तो जनवरी 22 1947 तो ये डेट है ही नहीं। ओके, सो ये क्वेश्चन यहीं पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है, सपोज दैट आपने नहीं पढ़ा, पर आपको इतना तो पता होगा कि लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ का है। ये तो आई होप सबको ही पता होगा। ठीक है, ये स्मार्ट ट्रिक्स भी मैं साथ में वीडियो के इंक्लूड करती जा रही हूँ जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा। सो केरला का है, राइट। केरल में क्या होता है ना, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा होता है, हमको पता है। अब लिटरेसी रेट केरल में सबसे ज़्यादा है तो मेल का हो या फीमेल का, वहीं पे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो केरल में ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहाँ तक 2011 सेंसस कहाँ पे है? केरल में है, दैट इज़ 96.11%। ये ओवरऑल नहीं है, ये मेल लिटरेसी रेट है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा गलत हुआ था,
जस्ट बिकॉज मुझे ना कोंकणी जो था वेस्टर्न कोस्टल रीजन में बोली जाती है मुझे पता था, बट वॉज added to the 8th schedule in the 71st amendment of the constitution। मेरे को 71st amendment याद नहीं था कि 71st से किया गया है या नहीं किया गया है, सो मुझे इसमें कन्फ्यूजन था। बाकी तो सही है, 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस बताई गई हैं और संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों में यूज़ करी गई है। वन ऑफ द 22 लिस्टेड लैंग्वेज है 8th शेड्यूल में। ओके, तो तीनों इसमें सही होना चाहिए था, मैंने 1 और 2 लगाया था। देखिए योर फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट्स वाई मेरा गलत हो गया। 71st से ही कोंकणी को भी लाया गया है। ठीक है, आगे चल के हम इधर भी देख लेते हैं 8th स्केड्यूल के बारे में। इनिशियली कितनी थी ये ध्यान रखिएगा, अगर इनिशियली स्टेटमेंट में दे देगा कि कितनी लैंग्वेजेस थी, 22 नहीं थी, कितनी थी, 14 थी। ठीक है, और 1950 में 8th शेड्यूल आया था। ठीक है, नेक्स्ट लैंग्वेजेस क्या क्या हैं ये एक बार ध्यान दे लीजिए, इनके ऊपर एक बार पढ़ लीजिए वीडियो पोस्ट करके। देन संस्कृत के बारे में कोंकणी जो गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में बोली जाती है, इनको देख लीजिए। 71st से ही लाया गई थी ये। ठीक है, 1992 में। और नेक्स्ट है 20। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रीवियस ईयर में वो पूछा है तो अभी स्टेटमेंट वाइज ये पूछ सकता है। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 से कौन कौन सी लाई गई थी? सिंधी लैंग्वेज लाई गई थी। 71st से कोंकणी भी लाई थी, मणिपुरी भी लाई थी और नेपाली भी लाई थी। ये ध्यान रखिएगा, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। ठीक है, 92nd से भी लाई गई थी 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ओके, मैथिली, संथाली were included in increasing the total language to 22। सो 92nd से 22 हो चुकी हैं 2003। अगर पूछे कि इनिशियली कितनी थी तो इनिशियली 15 थी। 22 कब हो गई? 2003 में हो गई। कौन से अमेंडमेंट से हो गई? 92nd अमेंडमेंट से हो गई। कौन कौन सी लैंग्वेज ऐड करी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, 71st से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 21st 1967 से सिंधी। ठीक है, ये सन भी याद रखिएगा, कभी कभी सन में भी वो कर देता है ऐसा, वैसे इतनी जल्दी पने तो नहीं करेगा बट फिर भी। 21st 1967 में, 71 1992, 92nd में 2003। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, द त्रिपिटका इज द ट्रेडिशनल टर्म फॉर बुद्धिज्म मोनास्ट्री। त्रिपिटका क्या ट्रेडिशनल टर्म है बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज की है क्या? नहीं, उसमें क्या है, उसमें त्रिपिटक में क्या है? विनय पिटक, अभिधामा पिटक और सुत्त पिटक है। ठीक है, तो कोई टर्म नहीं है, वो बुक्स हैं, राइट। तो जतकाज आर वॉल्यूमिनस बॉडी ऑफ लिटरेचर। हाँ ठीक है, ये प्रीवियस वर्ड से रिलेटेड है, तो सेकंड हमारा स्टेटमेंट सही हो गया, फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो डायरेक्ट हम आंसर कर सकते हैं 2 और 4। अब बताइए, इसमें आपको आगे का पढ़ना भी पड़ा है क्या? नहीं पढ़ना पड़ा। और मैं ये बोलूँगी, अगर आप डैम श्योर हो तो आप मत पढ़ो स्टेटमेंट, डायरेक्ट आंसर करो, आपका टाइम बचेगा। देखिए, ठीक है, अब एनालाइज कर रहे हैं तो हम अभी पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है? द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंड एट कुंदलवन, कश्मीर। नहीं, 4th हुई थी। ठीक है, उसके बाद में द मौर्यन एम्पायर अशोक एम्ब्रेस बुद्धिज्म आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंग वॉर। यस, ये हुआ था, तो 4th से ही है। ठीक है, तो हमने वैसे भी सेकंड से पता लगा लिया है, फर्स्ट से और सेकंड से कि क्या सही है क्या गलत है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा गलत हुआ था, मुझे लगा था इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगा, जैसा कि फर्टिलाइजेशन, जो क्रॉप के फर्टिलाइजर्स हैं वगैरह उनमें ग्रोथ हुई थी तो उसके लिए इंडस्ट्रीज ओपन हुई होंगी, बट ये मेरा गलत हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। मैं 50-50 थी इसमें कि ACD आएगा या ABCD आएगा, तो मैंने ABCD लगा दिया था, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट में क्या है? सेल्फ सफिशिएंसी है, एम्प्लॉयमेंट है, इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन है। ओके, सो ACD इसका सही आंसर है। ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत बार पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं, तो एक बार देख लेते हैं हम। सेल्फ सफिशिएंसी थी। ठीक है, वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फादर है वो किसको बोला जाता है? नॉर्मन बोगले को बोला जाता है। एंड इंडिया में किसको बोला जाता है? MS स्वामीनाथन को बोला जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन टेक्निक्स, इसके बारे में बताया गया है। वीट और राइस के लिए हुआ था ये। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इट इन्वॉल्व हाई HYV का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड मॉडर्न इरिगेशन मेथड्स यूज़ करी गई थी इसमें। ठीक है, की फीचर्स क्या क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन के? फोकस ऑन व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सब स्टेट्स में नहीं किया था, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में किया था, और हर किसानों के साथ नहीं किया था। जो कुछ बड़े किसान हैं उन लोगों के साथ किया था, क्योंकि वो और बड़े किसान यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ये रीजन्स को चूज़ किया गया था। ओके, इंक्रीज इन इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, HYV सीड्स एंड मैकेनाइजेशन। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा? फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था। ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल कंसर्न हुआ था, जैसा पता ही है, सोइल डिग्रेडेशन, वाटर पॉल्यूशन।
सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्यों हुई थी, क्योंकि हर चीज़ से सारे फार्मर्स और सब जगह इन्वॉल्व नहीं थी, इसलिए तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं पे नहीं हुआ था। मोनोकल्चर प्रैक्टिस हुआ था, फोकस ऑन फ्यू क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों देख लिए। 1960s में स्टार्ट हुआ था, फूड शॉर्टेज की वजह से स्टार्ट हुआ था, वीट एंड राइस के लिए हुआ था। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए टेक्स्ट बुक की अब ये बात बहुत अच्छी है, अगर जिनके पास नहीं है, मैं बोलूँगी आप ज़रूर टेक्स्ट बुक पास प्रो लो। टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशंस भी बहुत सही होते हैं। आप अगर टेस्ट देते हो तो उसको डिटेल में एनालाइज करते हो ना, तो आपको एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। कभी कभी अगर डायरेक्ट इसमें से ना भी आए ना, तो सॉल्यूशन अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसमें से क्वेश्चंस बन जाएंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए। आर्टिकल 21A जो है, हाँ ठीक है, वो एजुकेशन के लिए 6 से 14 ईयर्स के लिए ही है, और 86 अमेंडमेंट 2002 से ही ऐड किया गया था। तो फर्स्ट तो आएगा, तो हमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए। सेकंड, फर्स्ट वाला ए वाला नहीं है और डी वाला नहीं है। अब इसमें देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने से हमको पता चल जाएगा, हमको चारों नहीं पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही बोल रहा है। आर्टिकल 32 क्या बोलता है, एक फंडामेंटल राइट है जो एम्पावर करता है सिटीजन्स को टू मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सेकंड सही है। अब सेकंड सही है और क्या है, फर्स्ट भी सही है, तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो हमारा क्या होगा, ये आंसर आ जाएगा। मैंने सारे स्टेटमेंट नहीं पढ़े, राइट। फर्स्ट सही है तो पहले वाला तो एलिमिनेट कर दिया, लास्ट वाला एलिमिनेट कर दिया। अब सेकंड भी सही है तो फोर्थ वाला तो आएगा ही नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर भी अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं, थर्ड वाला और फोर्थ वाला क्यों गलत है। थर्ड वाला में 243 है, उसमें क्या लिख रखा था, 242 लिख रखा था। पंचायत के लिए क्या है, 243 से 243 ओ पंचायत के लिए। ओके, यहाँ से एक और चीज़ हमको पता चल गई। देन 12th शेड्यूल में नहीं दे रखा है वो एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, किस में दे रखा है, 12th में नहीं है तो 10th में है। और किससे ऐड हुआ है, ये मस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से वो ऐड हुआ है। ओके, देन ये सब तो अपन ने अभी पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट देखिए, हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो 86 अमेंडमेंट एक्ट है 2002, उसमें और क्या क्या ऐड हुआ है। इट इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द आर्टिकल 45। अभी उसमें क्या पूछा था, आर्टिकल 21A किससे इंसर्ट हुआ था, जो कि फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल 45 किस में है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जी DPSP का आर्टिकल है ये। एंड एडेड आर्टिकल 51A क्लॉज के, ओके, विच इम्पोज अ ड्यूटी ऑन पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रंस, ठीक है। और फिर उसके बाद में 10th शेड्यूल के बारे में बता रखा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो उसको स्किप करिएगा, ठीक है। मुझे आता था, रावी रिवर के ऊपर है, ठीक है। हरप्पा की साइट्स आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, PYQs में बहुत पूछी गई है कि कौन सी साइट के ऊपर है और कौन सी साइट की खोज किसने करी है, ये इंपॉर्टेंट है। होगा तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में इसको क्विकली रिवाइज करवा दूंगी, अगर आपको चाहिए तो डू कमेंट, ओके। रवि रिवर के ऊपर है, ठीक है। किसके लिए, लोकेशन ऑफ रवि रिवर, हरप्पा, रिलायबल सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस, ठीक है। ये सब नहीं अभी इंपॉर्टेंट। इसमें हरप्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन किसके कॉन्टेम्परेरी था, मेसोपोटामियन इजिप्टियन सिविलाइजेशन के, ओके। और इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और ये किसमें है, प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हरप्पा साइड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हरप्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान में ही है, अभी करंट में बात करें तो। हरप्पा सिविलाइजेशन इंक्लूड मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगिरी। राखीगिरी इंडिया की लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। नेक्स्ट रावी रिवर का बारे में बता रखा है, ये सब चलो ठीक है। नेक्स्ट अर्बन प्लानिंग, राइट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंस्टॉल कैपेसिटी, येस इट इज़ करेक्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट वाला करेक्ट होगा तो इसमें एलिमिनेट कर दीजिए फटाफट से, सेकंड ऑप्शन जो है वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट हम सेकंड पढ़ेंगे तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल सोलर मिशन, ये भी सही है। बट आपको देख लीजिए थर्ड वाला, इंडिया ने एम किया था क्या 2022 तक किया था क्या 275 गीगावाट, और पेरिस एग्रीमेंट में किया था क्या, तो मुझे थर्ड सही नहीं लगा था। सॉरी गाइस, थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिया हैड सेट 175 गीगावाट, 175 गीगावाट का किया था, 275 का नहीं किया था 2022 तक में, 175 का किया था 2022 तक में किया था, और नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टू द पेरिस एग्रीमेंट, ओके। देन इंक्लूड 100, इसमें क्या क्या था, 100 गीगावाट और ये सब था, ये आप पढ़ लीजिएगा।
मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के उस पर, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट का ये बता रखा है कि 22 गीगावाट बाय 2031, किस में इंक्रीज न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी कब तक करनी है, 22 गीगावाट करनी है और कब तक करनी है, 2031 तक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाइए, ये स्किप किया था मुझे, मैंने कन्फ्यूजन था, हम डायरेक्ट इसका आंसर देखते हैं। आप वीडियो पोस्ट करके आप इसको पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को, ओके। पंचायत राज कमेटी से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा ये मुझे लग रहा था बट मैंने नहीं किया था, अटेम्प्ट करती तो सही होता। जैसे अशोक मेहता कमेटी का क्या है, थर्ड है, प्रपोज्ड 2 टियर पंचायत राज सिस्टम, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट भी पता है, मुझे फर्स्ट पता था और मैंने थर्ड का सोचा था, तो फर्स्ट का थर्ड केवल एक ही ऑप्शन में, यहीं से करके आगे बढ़ना चाहिए था, बट ठीक है मैंने बाकी पढ़ लिया तो कन्फ्यूजन हो गया। ऐसा अगर आप डैम श्योर है तो मैं यही बोलूँगी कि आप उसको करके आगे बढ़िए, आप आगे पढ़ेंगे कन्फ्यूजन हो जाएगा, जिससे मैंने ये अटैम्प्ट नहीं किया। देखिए आप देख सकते हैं मैंने इसमें 1 मिनट 33 सेकेंड्स लिए हैं, एक पढ़ के लगाती आगे बढ़ती, पर मैंने बाकी भी पढ़ ली, ठीक है। जीवीके राव का क्या है, जैसे इसमें बता रखा है डायरेक्टली, जीवीके राव रिव्यूड द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिलेशन टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। उसके बाद में क्या है नेक्स्ट, एल संघवी कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन की बात करी थी पंचायत राज की, और सरकारी कमीशन ने क्या किया था, सजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट। अब मुझे इतना पता था कि मैं यहाँ से कंफ्यूज हुई थी, एक्चुअली आप लोग भी हो सकते थे। सरकारिया कमीशन हमने पढ़ा है, डी सरकारिया कमीशन के बारे में, सेंट्रल स्टेट्स के बारे में, अब इसमें इन्होंने इसका दे दिया था तो फिर ये गलत हो गया ना। बाकी इसने दोनों चीज़ें करी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात करी थी और रिलेशनशिप बताया था सेंट्रल एंड स्टेट्स के बारे में, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये मैंने किया नहीं था, उस टाइम का था, पुराना प्रीवियस पेपर है ना। इसमें 2 और 3 सही है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है 2 और 3 है, आप करेक्ट एंड इनकरेक्ट ज़रूर देखा करिए ध्यान से कि करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज इंडीड डेवलप्ड बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ही करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को, ठीक है। एंड द यूनाइट, दो जने मिलकर करते हैं, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बट इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2010 में पहली बार पब्लिश हुआ था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एमपीआई रिपोर्ट, बिहार जो इसमें है लार्जेस्ट नंबर लिविंग इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया, बिहार का लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सेकंड करेक्ट दे रखा है, देन जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स इज इंडीड अ पार्ट ऑफ द एचडीआई रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट है। इट रिफ्लेक्ट जेंडर बायस्ड इनइक्वलिटी इन 3 डायमेंशन, रिपोर्ट रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, हेल्थ, एम्पावरमेंट और क्या है, लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जेंडर इनइक्वलिटी में क्या क्या बताता है। इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एजुकेशन है, हेल्थ है, किसमें, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, 3 चीज़ों के पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, पैरामीटर भी पूछ लिए जाते हैं, ओके। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वीडियो पोस्ट करके देख सकते हैं, अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट आपको ऐसे बता रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, ठीक है। हमको ऐसे ही पता है कृष्णा और गोदावरी तो है नहीं, तापी और नर्मदा ही है। नेक्स्ट, हुमायूं टॉम बिल किया था क्या जहांगीर ने, नहीं किया था, राइट। अनदिन इलाही धर्म अकबर ने प्रपोज किया था, यस किया था, पर जहांगीर को जस्टिस का बोला जाता है, चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर ने करी थी। तो हमको पता है फर्स्ट वाला गलत है, तो फर्स्ट इधर से गलत हो जाएगा, सेकंड और थर्ड इसमें तीनों पढ़ने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टेचुटरी बॉडी, और स्टेचुटरी बॉडीज आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। हमें ये पता है स्टेचुटरी बॉडीज जो होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, पर हर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें भी हम देख लीजिए, ये मुझे नहीं पता था इसका आंसर, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ऑल। अब हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, इसमें सही क्या है, नेपाल इंडिया ट्रीटी ऑफ ट्रेड 2009, ड्यूटी फ्री एक्सेस नेपाल मैन्युफैक्चर, ठीक है 2009 में हुई थी, ड्यूटी फ्री एक्सेस इंडियन मार्केट फॉर ऑल नेपाली मैन्युफैक्चर गुड, ओके। स्टेटमेंट 2 फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में दे रखा है। स्टेटमेंट 3 ने क्या, नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान 2 के बारे में बता रखा है। इंडिया स्टार्टेड ट्रेड इन रूपी, ओके। बीमस्टेक, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड 7 मेंबर्स, ओके। देन
एक टेस्ट की तरह बता रखा है। जैसे पहले हमारी लुकिस थी, अब क्या हो गई, एक टेस्ट हो गई है। बीमस्टेक एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, बट एक बार ये ध्यान रख लीजिए, बीमस्टेक एस्टेब्लिश कब हुआ था, 1997 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज 16। फाउंडर कौन था खिलजी डायनेस्टी का, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। देन अर्थशास्त्र कंसिस्ट ऑफ 15 बुक्स, किसने लिखी है, चाणक्य। नेक्स्ट है, ये मुझे नहीं पता था, इसमें सेकंड फोर्थ तो सही लग रहे हैं, बट ठीक है चलो, अभी तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही किया है। तो 1, 2 एंड 4, 1 वाला क्या है, इंडिया इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन एंड जिंक और, ठीक है। और सेकंड क्या बता रखा है, द खेतरी कॉपर, खेतरी का हमको पता है राजस्थान में है, इसे ही कॉपर के लिए है। फोर्थ वाले पता है जावर माइंस का पता है। अगर ये आंसर आप लोग को पता होगा, ये डायरेक्टली मैंने अभी सोच के नहीं लगाया था, आंसर देखने के लिए लगाया था। ओके, द मेजोरिटी ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम द ऑफशोर, बे ऑफ बंगाल से नहीं आता। थर्ड स्टेट में मुझे पता था, बट इसमें अगर थर्ड को मैं एलिमिनेट भी करती तो केवल एक ही एलिमिनेट हो रहा था, इसलिए मैंने इसमें रिस्क नहीं लिया था। सेकेंड एंड फोर्थ मुझे पता था, सही है, बट आगे देखते हैं। फर्स्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है। मुंबई हाई और ये है, बे ऑफ बंगाल नहीं है। नेक्स्ट, हीनयान एंड महायान आर द ब्रांचेस ऑफ विच, बुद्धिज्म की है हीनयान और महायान। ओके, हीनयान और महायान के बारे में भी अगर हम थोड़ा सा देख लें तो किसमें क्या बताया गया है, हीनयान में को लेज़र व्हीकल बोला जाता है, महायान को ग्रेटर व्हीकल बोला जाता है। ऐसे याद रख सकते हैं, महान है, ग्रेट है, ऐसे करके, ठीक है। हीनयान फोकस करता है इंडिविजुअल लिबरेशन, और ये स्ट्रिक्टली ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्ध पे, और महायान जो है बुद्धिसत्व, एमिंग फॉर कलेक्टिव सल्वेशन। हीनयान जो चल रहा है वो श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार इधर चल रहा है, और महायान जो चल रहा है चाइना, जापान, कोरिया, वियतनाम, तिब्बत में चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, ये देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स इज करेक्ट। स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर, फ्लो इज डायनेमिक इन नेचर। आई डोंट नो दिस आंसर, सो बोथ आर ट्रू। स्टॉक जो होता है वो स्टैटिक होता है नेचर में, और जो फ्लो होता है वो डायनेमिक होता है नेचर में। ओके गाइज, सो होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, और जिनके भी एग्जाम में मस्ट वॉच वीडियो है, आप ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए, होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बना दूंगी, बट ट्राई कि आप उसको खुद से भी कवर करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़। जस्ट बिकॉज आगे के वीडियोज़ वगैरह के लिए आप स्टे ट्यून्ड हो जाएंगे, जो भी आएगा तो आपके फीड पर आ जाएगा। और जो भी आपको वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट करिएगा, एंड एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग नाउ, एंड अगर आपके पास टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं है तो आप उसको ले लीजिए। अच्छा है टेक्स्ट बुक, बहुत अच्छा है, जैसा कि आप एनालाइज कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।